हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं सब लोग। और आ गए अपनी अगली क्लास में। और चैप्टर जो हम चला रहे हैं वो चला रहे हैं दोलन। दोलन में सरल आवर्त गति या सरल आवर्ती गति तक हम पहुंच गए हैं। ये आप जानते हैं, कुछ चौक के टुकड़े मैंने उठा लिए हैं। ठीक, चलिए। अब इसमें हमने ये पता लगा लिया था पहली दो क्लास में अपनी कि साहब ये सरल आवर्ती गति है, और इसमें जो कण पर या किसी पिंड पर या किसी वस्तु पर जो गति करता है उस पर लगने वाला बल विस्थापन के समानुपाती है। ठीक, और यह बल गति की दिशा के विपरीत लगा रहता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई, इसको समझ लें पहले थोड़ा सा। मान लीजिए मैं कोई यहाँ पे कोई कण रख दूँ, कोई पिंड रख दूँ या कोई वस्तु रख दूँ जिसका द्रव्यमान हो m। ओके, और ये मैं इसे बना दूँ मैं x अक्ष, और x अक्ष पर गति यहाँ पर मैं लिख दूँ 0,0। और ये तल है, देखो इस तल पर ये गति करे। मान लीजिए इस तल पर गति करे, कोई घर्षण वर्षण ना हो। तो अगर ये x अक्ष पर गति करता है तो ये गति कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति यानी ये बात पक्की हो गई कि साहब जो गति हम पढ़ेंगे वह सरल रेखीय गति है। अब इसके बाद ये कण मान लीजिए यहाँ तक जाता है, अधिकतम विस्थापन है ये इसका, यहाँ तक जाता है, और इतना ही पीछे भी आता है। ठीक, ये जो विस्थापन है ये है x अधिकतम, ये है अधिकतम, ये वाला। ठीक, और इतना ही पीछे आता है। ठीक, तो ये है x न्यूनतम, यानी इससे कम नहीं जाएगा, यानी इससे पीछे नहीं जाएगा, यानी गति बंधित हो चुकी है। यानी इधर पीछे की तरफ ये कण और मान लीजिए नहीं जाता, और यहाँ से आगे भी ये कण नहीं जाता, यहीं पे ये गति करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो इसका मतलब सरल रेखीय अग्र पश्च गति, ये बात भी पक्की हो गई। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक, कण पर लगने वाला बल कण की स्थिति के अनुसार उसकी विपरीत दिशा में लगा हो। यानी कण अगर धनात्मक की तरफ है तो बल ऋणात्मक की तरफ लगा हो, कण अगर ऋणात्मक की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है, तो बल धनात्मक की तरफ लगा हो, यानी स्थिति का उल्टा बल लगा हो। तो कण पर बल, ठीक, ये कैसा है? ये x है, और इसे -x लिख दे तो कोई बुराई नहीं है, समानुपाती है -x के। अब जैसे मान लीजिए कण यहाँ पर है, देखो देखो कण मान लीजिए यहाँ पर है, ये कण यहाँ पर है। अगर ये कण यहाँ पर है तो जरूरी है ये इधर भी जा रहा होगा या इधर भी जा रहा होगा, दोनों तरफ जा रहा होगा। हो सकता है ये कण दूर जा रहा हो 0, 0 से, तो हो सकता है ये पास आ रहा हो। लेकिन कण पर जो बल है, इस कण पर जो बल है, वह बल इस कण पे इधर कोई लगा हुआ मिलेगा, उल्टा F। और जो बल है जो x धनात्मक पर ऋणात्मक की तरफ लगा है, यह बल होगा F समानुपाती -x हो गया। देखो ये भी हो गया। जिस स्थिति के परितः या जिस स्थिति के दोनों ओर यह कण गति करता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माध्य स्थिति। यह माध्य स्थिति है। अब अगर मैं कण का द्रव्यमान m मान लूँ तो कण पर लगने वाला बल F बराबर ma होगा, और ये समानुपाती किसके हो गया? -x के। ऐसा हो गया। देखो भाई ma या a जो है त्वरण मान लूँ तो कण पे त्वरण कैसा हो गया? त्वरण हो गया -x। अब इस बात को समझ लेंगे। मान लीजिए कण पे बल यहाँ ये धनात्मक पे है तो कण पे बल पीछे को है, और अगर ये यहाँ पर है किसी स्थिति पे यूँ है, ठीक, तो इस कण पे बल किस तरफ को होगा बताओ? इस पे बल होगा इस तरफ को। ठीक, अब सवाल ये है कि यहाँ से ये माध्य स्थिति से ये कण गति करना शुरू करे तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माध्य स्थिति से यदि कण गति करना शुरू करे, माध्य
स्थिति से यदि कण गति करना प्रारंभ करे तो इसको एक प्रारंभिक वेग देना होगा। ठीक, जो कि गतिज ऊर्जा देकर भी दिया जा सकता है। बात को समझ लेंगे अच्छी तरह से कि मान लीजिए मुझे यहाँ से इस कण को कोई धक्का दे दिया मैंने उस तरफ को या इस तरफ को, जिस दिशा में गति करवानी है उस तरफ को, तो मैं तो इसे कोई प्रारंभिक वेग दे दूंगा यहाँ से, ठीक, या मैं इसे कोई गतिज ऊर्जा दे दूंगा तो भी ये चलना शुरू करेगा। यानी अपने आप नहीं होना। माध्य स्थिति पे कोई कण मान लीजिए विराम अवस्था में रखा है, तो जब तक हम उसे कोई ऊर्जा नहीं देंगे या उसमें कोई ऊर्जा किसी न किसी तरीके से आएगी नहीं, तब तक वह चलना शुरू नहीं करेगा। ठीक, इसका मतलब हमने कोई यहाँ पे प्रारंभिक वेग दिया, इसने चलना शुरू कर दिया। ठीक, अब इस प्रारंभिक वेग पर ही कण का अधिकतम बटे न्यूनतम, बटे से मतलब नहीं है ऑब्लिक, अधिकतम और न्यूनतम विस्थापन निर्भर करेगा। इस बात को भी समझना है। देखो तुम्हें इस बात को भी समझना है, ये जो प्रारंभिक वेग दिया है यहाँ से, इसी पर निर्भर करेगा कि ये कितनी दूर तक जाता है। क्योंकि देखिए जो भी ऊर्जा यहाँ से दोगे वह ऊर्जा खर्च होगी, क्योंकि ये बल विपरीत दिशा में काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से ज़्यादा ऊर्जा देंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, ज़्यादा दूर तक पीछे आएगा। अगर यहाँ आप कम ऊर्जा देंगे तो कम दूर तक जाएगा, कम दूर तक पीछे आएगा। यानी ये जो अधिकतम और न्यूनतम विस्थापन है इसके यहाँ से आगे या पीछे की तरफ, ये निर्भर करेंगे कि आपने इसको कितना वेग यहाँ से दिया है, या कितनी चाल यहाँ से दी है, या कितनी गतिज ऊर्जा इसको यहाँ से आपने दी है, इस बात पर निर्भर करेगा। ठीक, तो दैट इज कि ये सब क्या थे, ये थे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो माध्य स्थिति परिभाषित हो गई है। ठीक, अब कण के अधिकतम विस्थापन को, कण के अधिकतम विस्थापन को कहाँ से, माध्य स्थिति से, यानी जहाँ से गति की शुरुआत हुई है, माध्य स्थिति से कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आयाम। अब मान लीजिए अधिकतम विस्थापन जैसे मैंने ये ले रखा है, सपोज करो ये अधिकतम है ये न्यूनतम है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे ए से दिखा सकता हूँ मैं कि यह ए है, ये है आयाम। और इधर भी इसको ए से दिखा सकता हूँ कि यही है आयाम। ए आना ए जाना, तो क्या हो गया, ए प्लस का हो गया, ए माइनस का हो गया। आगे की तरफ जब गया पॉजिटिव की तरफ तो इसको क्या माना, प्लस मान लिया, और उसकी उल्टी दिशा में मानने पर है, ये मान लेते हैं इसको, क्या मान लिया, माइनस हो गया। तो ये प्लस ए की तरफ चला गया और ये माइनस ए की तरफ चला गया। चाहे तो यहाँ आयाम पे निशान भी लगा सकते हो, देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, इसको माइनस लिख दो यहाँ से। ओके, तो यानी मोटी मोटी बात, मोटी मोटी जानकारी हो गई है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कि साहब इसका जो निरूपण है, इसका जो समीकरण है वो कैसे बनेगा, क्योंकि जो जानकारियाँ हमारे पास मोटी मोटी होनी चाहिए थी, क्या क्या होना था, वो हमने कर ली है। और हमने ये पता लगा लिया कि साहब यही सरल आवर्त गति या सरल आवर्ती गति है। हमें इसी के बारे में पढ़ना है, जिसमें सरल रेखीय गति है, अग्रपथ गति है, कण पर बल विस्थापन के
जो है माइनस में समानुपाती है। ठीक, अनुक्रमानुपाती है, जो भी लिखेंगे इस तरीके से ये मामला पूरी तरह फिट हो गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बोर्ड को भी मैं हल्का सा काला कर देता हूँ ना, क्योंकि तुम लोग जो है ये देखिए, थोड़ा सा मैं बोर्ड को काला कर लेता हूँ ताकि इस पे जो लिखूँ वो कैमरे में आ जाए और कैमरे में अगर आ गया तो तुम तक पहुँच जाएगा ये फिर कैमरे में आ गया तो तुम्हें मिल गया, समझो है। ये देखिए, ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर एक कण को गति करवा देते हैं। एक कण को बिल्कुल पहले की तरह बना देते हैं। ऐसे मैं बना देता हूँ, देखो ऐसे एक्स अक्ष पे गति करवा देता हूँ और यहाँ इस कण को रख देता हूँ ऐसे, देखो यूँ रख देता हूँ इसको। ठीक है, और इसका जो ये विस्थापन है इसको x मान लेता हूँ। ठीक, और ये जो लाइन है दैट इज, इसे कह सकते हैं कि y एक्सिस है, पर 0 0 पर इसे क्या बना देता हूँ, इसे बना देता हूँ माध्य स्थिति। माध्य स्थिति, माध्य स्थिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। हो गया। अब ये कण अधिकतम जाता है आयाम तक, यानी मान लीजिए यहाँ तक जाता है और वापस भी यहाँ तक आता है, तो ये हो गया प्लस में आयाम और ये हो गया माइनस में आयाम, यानी आना जाना इसका लगा हुआ है। ठीक, अब हो सकता है ये कण इस तरफ जा रहा हो या हो सकता है वापस आ रहा हो, कोई स्थिति हमने x मान रखी है। तो कण पर लगने वाला बल अगर हम देखें, क्योंकि गति का जो नियम है वो कण से बल पर ही बनेगा, और ये बात हो गई स्पष्ट कि यह एक सरल रेखीय अग्रपथ गति है। ठीक, अब लिखते हैं कण पर लगने वाला बल। कण पर लगने वाला बल। ठीक, तो हमने कहा कण पर लगने वाला बल जो है वह है ma और वह है समानुपाती माइनस x। ठीक, थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ma इसे कर लेते हैं माइनस के एक्स। तो माइनस के में जो k है यह है समानुपाती नियतांक, गति का समानुपाती नियतांक। जो भी गति हो रही है ये उसका समानुपाती नियतांक है। अब ये बात आई कि साहब यहाँ पर जो त्वरण है वो परिभाषित हो गया। देखो त्वरण हो गया माइनस के एक्स बटे एम, ये त्वरण परिभाषित हो गया। अब त्वरण के रास्ते जाने की हमारे पास दो रास्ते होते हैं। एक होता है हमारे पास a dv बाई dt और एक होता है हमारे पास v dv बाई dx। x अक्ष पर अगर गति हो रही है तो ये भी होता है हमारे पास, देखो। ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, अगर मान लो इससे ये बनाना है और हमने इस चीज़ को नहीं समझा है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब देखो ये dx बाई dt क्या हुआ, ये dx बाई dt हो गया v, तो v dv बाई dx, ऐसे इसको बदल देते हैं। तो यहाँ की चूंकि यहाँ समय नहीं है, देखो यहाँ समय नहीं है, त्वरण
समय पर निर्भर नहीं है। इस त्वरण की जो निर्भरता है वह विस्थापन पर है। तो इसलिए इस त्वरण को हम dv/dt नहीं लिखेंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं v dv/dx kx/m। ये चीज आ गई देखो। तो ये है गति का समीकरण, इसे कहते हैं गति का समीकरण। यानी इसको हल किया जाए, अगर इसको हल किया जाए तो हमें इस गति की जानकारी होने लगती है, वेग होने लगता है, विस्थापन पता चलता है, त्वरण पता चलता है, समय के पदों में, विस्थापन के पदों में जो भी हम चाहें वो हमें यहाँ से मिलने लगता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गति का जो मुख्य समीकरण है वो प्राप्त हो गया, उसको बाद में समाकलन या अवकलन की विधियों से हम हल भी कर देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बाद में इसे हल भी कर देंगे आराम से। अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नीट वीट जेईई में जाते हैं, अवकलन समाकलन लगाते हैं, वहाँ इसे हल भी कर देते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसे हल करना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा समाकलन है इसमें। पर फिलहाल ये है कि इससे हल करके कोई ज़्यादा मसला हमारा हल नहीं होता, अभी हमें आगे बढ़ना है। अब करेक्ट किस तरीके से ये गति निरूपित हो जाती है, यानी इसका जो हल है वह किस तरीके से होता है। तो इसके हल देखो इस तरीके से बताए जाते हैं। x a sin ओमेगा टी, x a cos ओमेगा टी, x a sin ओमेगा टी प्लस 5, x a cos ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे। और यहाँ माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं। ओमेगा टी के साथ में कोई कौन हो सकता है, ओमेगा टी यानी ये क्या है, ये कोई समय है। ठीक, ये जो ओमेगा है ये है कोणीय आवृत्ति। बताएंगे इन चीज़ों के बारे में कि ये कोणीय आवृत्ति दरअसल क्यों है और ये क्यों बनी, इसके बारे में बताऊंगा ऐसे। तो अगर देखा जाए कि ये पूरा का पूरा जो ओमेगा टी है, ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ओमेगा टी क्या होता है, कोई कोण होता है थीटा। ठीक, तो कोणीय चाल थीटा बटे टी। तो ये कोणीय चाल जो होती है, अगर हम इसे कोणीय चाल के पदों में रिप्रेजेंट कर दें, बता दें, तो ये अचर होती है। सरल आवर्त गति में कैसी होती है, ये अचर होती है। ठीक, तो कोणीय चाल को वृत्त पर दिखाया जा सकता है। क्या करते हैं इसको, इसको वृत्त पर दिखा सकते हैं, वृत्त पर दर्शाया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोणीय चाल जो है वृत्त पर आ जाती है, ये कोण चलता है। लेकिन ये जो गति है ये वृत्तीय गति नहीं है, ये सरल रेखीय गति है, आगरप्रस्थ गति है। केवल इसकी कोणीय चाल को या कोणीय विस्थापन को, कोणीय चाल से क्या बना सकते हैं, कोणीय विस्थापन वृत्त पर दिखाया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है और पढ़ाया जाता है, इसको वृत्त पे बना देते हैं, घुमाते हैं, तो ऐसा लगता है यार ये कण वृत्त पे घूम रहा है। ये वृत्त पे नहीं घूम रहा है, केवल इसकी कोणीय चाल को वृत्त पे दिखाया जा सकता है, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक, अब इसके कोणीय चाल को या इस फंक्शन को इस तरीके से वृत्त पे कैसे दिखाएंगे, ये x है, समय डालते जाएंगे, x की स्थिति यानी x का विस्थापन मिलता चला जाएगा। कैसे मिलेगा, अब उसको जरा देखते हैं ठीक से। तो हम क्या करते हैं कि पहले ही समीकरण को मुख्य समीकरण मान लेते हैं। अब ये बात समझ में आ गई तुम्हारी, आगे बढ़ेंगे। ये सब फाइनल हो गया, दैट इज डन। तो तुरंत बन गया, गति का नियम बन गया, हटा देता हूँ इसको ना। अब लिखते हैं, देखो, कण पर लगने वाला बल है ना, इसे हटा देता हूँ। यदि कण
यदि कण t बराबर 0, x बराबर 0 से चलना प्रारंभ करे तो किसी समय t पर इसका विस्थापन x बराबर a sin ओमेगा t होगा। ठीक, यानी 0 से शुरू करें तो समय कितना, यहाँ पे कितना समय माना गया, देखो यहाँ पे कितना समय मान रहे हैं, यहाँ मान रहे हैं समय, यहाँ लिखते हैं, यहाँ का समय लिखते हैं t बराबर 0 और यहाँ x बराबर भी 0 है। ये जो स्थिति है यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऐसा है ये देखो कन्फर्म। तो अब इसके बाद ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो कोणीय चाल तुमने लगा ली या इस फंक्शन ने संतुष्ट कर दिया इसको, या ऐसा फलन बन गया ये, या ऐसी निर्भरता हो गई ये वृत्त पे दिखाई जा सकती है, ये ओमेगा दिखाया जा सकता है वृत्त पे, बाकी कोई झंझट नहीं। हमने ये भी कहा था कि ओमेगा टी बराबर थीटा है। ठीक, तो जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता है, समय बढ़ता है, तो थीटा भी बढ़ता है। ठीक, अब मान लीजिए हम कुछ समय ले लिया हमने, जैसे x ले लिया, थोड़ा टाइम ले लिया, यहाँ पे ये स्थिति कहाँ पर है, ये टाइम t पर है, समय कितना है t है, और इसमें जो a लिखा है ये अधिकतम विस्थापन, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब जैसे मान लूँ मैं कि ओमेगा टी बराबर 90 अंश, ठीक, मैं मान लेता हूँ कि ओमेगा टी जो कोण है यहाँ पर ये 90 अंश है। ठीक, तो 90 अंश को मैं क्या लिखता हूँ, रेडियन में लिखे जाते हैं कोण π/2, अंश में नहीं लिखे जाते, रेडियन में लिखे जाते हैं कोण। ठीक, गणित में या भौतिकी में कोण रेडियन में या स्टेरेडियन में होते हैं, तो वो तो आप जानते होंगे। ये आ गया, तो कितना समय आ गया, ये आ गया π/2 ओमेगा। हालांकि इन गति में या इन गतियों में ये ओमेगा कैसे निकलता है वो बात की बात है, वो निकालेंगे हम इसको, लेकिन कितना समय आ गया π/2 ओमेगा। तो अगर मैं इस पूरे कोण को यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए इस जगह पे, ठीक, तो जरा ध्यान देके बताएं कि x का मान कितना हो जाएगा। x का मान हो जाएगा बस a, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोण ये मैंने लिया 90 π/2, तो ये पूरा 1 हो गया। तो यानी कण जो है यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखिए इस जगह पे कण है, यहाँ पहुँच गया है, ये यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गया है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन मतलब सबसे दूर की पोजीशन पे पहुँच गया है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको 180 कर दूँ, अब मैं कर दूँ ओमेगा टी इक्वल टू पाई कर दूँ, मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा x, कह रहा है x 0 हो जाएगा। ठीक, यानी ये कण यहाँ से वापस यहाँ पे आ चुका है, फिर वापस यहीं पहुँच गया, क्योंकि विस्थापन यहाँ पे 0 है। इसी तरीके से मैं अगर ओमेगा टी को 3π/2 कर दूँ तो यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे। अगर मैं ओमेगा टी को x कितना हो जाएगा यहाँ -a हो जाएगा, देखो अगर मैं ओमेगा टी को पूरा 2π कर दूँ, पूरा चक्कर हो जाए एक, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा x, कह रहा है ये फिर से 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के जैसा जैसा समय मैं इसमें रख रहा हूँ इसकी स्थिति मुझे मिल रही है। अगर मैं 0 रख दूँ या पूरा 2π रख दूँ तो यहाँ है, अगर उसमें 90 या π/2 रख दूँ यहाँ है, 180 रख दूँ वापस आ रहा है, फिर 180 और 90 270 रख दूँ या 3π/2 रख दूँ यहाँ आ रहा है, फिर 2π रख दूँ फिर यहाँ जा रहा है। तो दैट इज ए, इसका आना जाना लगा हुआ है। लेकिन यह गति कैसी है, फिर कहूँ इस सरल रेखा में है, लेकिन समय पर इसकी निर्भरता, समय पर इसकी निर्भरता कोणीय है। देखो समय पर निर्भरता कैसी है, कोणीय है। तो समय पर निर्भरता का ग्राफ अगर बनाएं इसका तो वो कोणीय के रूप में बनेगा। अब इस x की समय पर निर्भरता का ग्राफ बनाते हैं, x की समय पर निर्भरता,
हेलो, 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 पता नहीं सिर्फ डिस्टरबेंस, सिर्फ डिस्टर्ब कर दिया चलिए, तो अब क्या कर रहे हैं कि इसकी समय पर निर्भरता बताते हैं। ठीक, अब देखिए निर्भरता तो हो गई भाई, ये तो समीकरण है, ये क्या है, ये तो समीकरण है। ठीक है, दोबारा लिख लेता हूँ, है ना। ऐसे लिख लेते हैं, देखो। ठीक, अब इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, तो क्या लिखते हैं, एक्स टी ग्राफ। ठीक, यानी आरेख, ऐसे। ठीक, अब बना देते हैं, देखो इधर क्या बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं एक्स और इधर बना लेते हैं समय, ऐसे। ठीक, तो मैंने कहा 4 कोण ले सकते हो, 4 एंगल ले लो। तो पहला एंगल क्या है, 0, दूसरा दूसरा ले लो पाई/2 ओमेगा। ठीक, क्योंकि पहला एंगल क्या लिया, पाई/2। देखो पहला एंगल क्या लिया था मैंने, पाई/2, तो पहला समय क्या हो गया, पाई/2 ओमेगा। ये आ गया, देखो पहला समय। पूरा ओमेगा टी कितना लगाया, 90, तो कितना हो जाएगा ये मान, ए के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा ले लो 2 पाई/2 ओमेगा, 180 हो जाएगा। तीसरा ले लो 3 पाई/2 ओमेगा। ठीक, एक और ले लो, आगे बढ़ा लो इसको ऐसे, 4 पाई/2 ओमेगा। देखो पूरा हो गया, आना और जाना पूरा हो गया। अब जैसे यहाँ से ग्राफ बनाते हैं, ठीक, अब ये ऊपर तक मान लीजिए यहाँ तक, और नीचे भी मान लेते हैं, ऐसा हो रहा है मामला, यूँ। ठीक, अब यहाँ से चलना शुरू करता है, अधिकतम विस्थापन में पहुँचता है, तो ये कुछ ऐसा मामला यूँ यूँ बन जाएगा, देखो। फिर वापस आ गया, ये रहा, यानी यहाँ से गया ऐसे और फिर वापस आ गया ऐसे। ठीक, ये स्थिति यहाँ तक जाने की हो गई, यहाँ तक आने की होगी, यानी ये हो गया जाना, है ना। देखो ये जाना हो रहा है, यहाँ तक गया, और ये हो गया आना, चला गया और आ गया। ओके, अब वापस आना है, अब इधर गया ऐसे और वापस आ गया, फिर यहीं पे आ गया। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ हो गया, देखो ये हो गया वापस, मतलब जाना, और ये हो गया वापस आना, यानी ऋणात्मक की तरफ जाना यहाँ पे, नेगेटिव पे, और वापस आना। तो कुल कितनी अधिकतम विस्थापन या अधिकतम दूरी तक गया, तो इसे कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू, ये ऊपर वाली प्लस में ए है और ये नीचे वाली माइनस में ए है। हो गया, डन हो गया। तो ये ग्राफ आ गया, स्टैंडर्ड ग्राफ कहते हैं जिसको कहते हैं मानक ग्राफ, यानी ए साइन ओमेगा टी के अनुसार ये ग्राफ होता है। अब इसे मान लीजिए कोई आगे कौन आता है या कुछ आता है, वो चीज़ें आती हैं, तो फिर इसके हिसाब से ये बन जाता है। ठीक, वो बना के आगे जब आप सवाल करेंगे उन सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे। भाई इसमें कोई कोस आ जाए, कोस में कैसे जोड़ें, गणित कैसे लगाएं, इसमें ओमेगा टी के साथ कोई कोण लग जाए और कुछ हो जाए, तो वो फिर इसमें इसी पे चेंज होता है, इसी ग्राफ पे वो चेंज होता है अच्छे से। बड़ा आसान होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसको ठीक करो पहले, इसको समझ लो पहले कि इसके साथ साथ ये चीज़ कैसे हो रही है, ये इसकी विस्थापन की समय पर निर्भरता है। ठीक, अब बात करते हैं कि इसका वृत्तीय आरेख कैसा होता है, यानी वृत्त पर इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको देखते हैं। ये समझ में आ गया। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, वृत्त पे दिखाएंगे उसको। ये पता क्या है, ये जो चैप्टर है दरअसल ये है मैथमेटिकल चैप्टर, यानी गणित का इसमें इस्तेमाल है। और गणित में भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल किसका है, साइन और कॉस का है, क्योंकि पूरा का पूरा मामला साइन और कॉस का ही है ये।
और इसमें दूसरी बात ये भी होती है कि मान लीजिए हमें समय के साथ साइन और कोस लिखने आ गए हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बड़ा आसान चैप्टर है। बच्चे अक्सर डरते हैं इस चैप्टर से, तरंग गति और इससे दोलन से बच्चे भागते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साल के आखिर में पढ़ाया जाता है और टीचर इसको तेज़ी से पढ़ा के निकल जाते हैं, तो बच्चे की बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट जाती हैं, तो इसलिए ये बच्चे इससे भागते हैं। जबकि ये फ्री का चैप्टर है, बिल्कुल बड़ी आसानी से इस पर सवाल बनता है। जेईई में, नीट में बड़ी आसानी से वो सवाल हो जाते हैं, 2 या 3 सवाल बनते हैं दोनों चैप्टरों पे। 8 या 10 नंबर, 12 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। 4 नंबर का सवाल है, 12 नंबर मिल रहे हैं, 2 आ गए तो 8 नंबर मिल रहे हैं। और इसमें ध्यान रहे, सवाल इसका गलत नहीं होता। हमें अक्सर खतरा होता है यार हमारी नेगेटिव मार्किंग है, तो दैट इज श्योर चैप्टर है दोनों, इनका सवाल गलत ही नहीं होता, होगा तो ठीक ही हो जाएगा आपका, ठीक। तो थोड़ा समझ लें तो ये बिल्कुल ठीक रहता है मामला इसका। दूसरी बात एक और है कि ये चैप्टर बुद्धि को बढ़ाने वाला है। ऐसा होता है ना भाई, दिमाग की प्रैक्टिस हो जा रही है, बुद्धि बढ़ाने वाला चैप्टर है ये चैप्टर। बुद्धि को यानी समझदारी को, जिसे हम कहते हैं ना, समझदारी को बढ़ाने वाला है ये चैप्टर। एजुकेशन में आप देखते हैं ज़्यादा चीज़ें आमतौर पर सामान्य होती हैं, लेकिन एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बुद्धि को बहुत बढ़ाने वाली होती हैं। बुद्धि को बढ़ाने वाली चीज़ें जो हैं वो पाठ्यक्रमों में कहीं कहीं पर बहुत अच्छे से लगी होती हैं। चलिए खैर, ये तो बात हो गई अब, और ये बोर्ड मैंने आपका काला भी कर दिया। ठीक, अब आता है वृत्तीय निरूपण या वृत्त पर निरूपण। सरल आवर्ती गति का वृत्त पर निरूपण। ध्यान रहे कि ये गति, फिर कहूँ, ये सरल रेखा में है, अग्रपक्ष है। इसके कोणीय, जो कोणीय एक इसमें चाल आई है भाई, कहीं कोई ना कहीं इसमें कोणीय चाल है, कोई कोण के इसका समय पर निर्भरता है, उसको बनाने वाली बात है बस, ठीक। अब देखिए कैसे करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक। अब इस वृत्त पे, जो इस वृत्त का केंद्र है, हम यहाँ इस वृत्त के केंद्र को दिखा देते हैं, और इस वृत्त की जो त्रिज्या हम बनाते हैं वह इस आयाम के बराबर बना देते हैं, क्योंकि अधिकतम विस्थापन आयाम के बराबर होगा, न्यूनतम विस्थापन भी आयाम के बराबर होगा, तो अधिकतम जो है ऐसे कर देते हैं, देखो ऐसे। और यहाँ पर हमने देखा कि भाई त्रिज्या जो है वह आयाम के बराबर है। तो कहीं पर भी मान लीजिए हम कोई त्रिज्या लेते हैं, कोई आयाम लेते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यहाँ एक आयाम ले लिया, देखो ये रहा आयाम, ये मान लीजिए आयाम है और ये a के बराबर है, ऐसे। ये जो दूरी है या विस्थापन है, जो भी कहें, ये a के बराबर है, ठीक। और यहाँ पर इस अक्ष, ये वाला जो अक्ष है ना, इस अक्ष से इसे मान लेते हैं कि भाई ये कोई अक्ष है, दैट इज नॉट एक्स दैट वाई की, वैसे ही मान लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कोण थीटा बना देते हैं, ओके। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ देखो, ये जो तुम्हें दिख रही है ये वाली, तो ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी हमारी कि ये दरअसल एक्स है। अब यहाँ बोले जी कण यहाँ चल रहा है, कण यहाँ चल रहा है, कण नहीं चल रहा है यहाँ पे कण कहीं नहीं चल रहा है। कुछ टीचर बताते हैं, कुछ ऐसे अजीब अजीब से वीडियो घूमते रहते हैं यूट्यूब पे क्या करते हैं, कंप्यूटर से एक वीडियो बना लेते हैं 3D टाइप, जिसमें डू 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 कुछ का कुछ चलता रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, गेंद एक बॉल टाइप लगा देते हैं, उसको भगाते रहते हैं। पर साहब यहाँ चल रहा है, इसमें कण कहीं नहीं चल रहा है, कण का इससे कोई मतलब नहीं है, कण यहाँ चल रहा है, अग्रपक्ष, ठीक। तो ये जो चीज़ दिखाई दे रही है एक्स, ये क्या है अगर देखा जाए तो, ये कोण क्या है, थीटा है ना। यहाँ से बना दें इसको, इस अक्ष से ऐसे, ठीक। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है, ये अगर मैं लिखूँ इसमें, बहुत छोटी सी बात, सिंपल सी बात लिखूँगा, अगर मैं लिखूँ इसमें साइन थीटा,
तो क्या है x बटे a। तो x क्या है फिर, x है a साइन थीटा, है ना। अब थीटा क्या है, a साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये बात तय हुई कि भाई थीटा जो है वो है ओमेगा टी है, ऐसे, ठीक। अब जब थीटा ओमेगा टी है, ठीक, तो ये जो अक्ष है ये वाला समय के साथ, भाई समय बदल रहा है, थीटा ओमेगा टी है, ये वाला थीटा ओमेगा टी है, ऐसे थीटा बढ़ता जा रहा है, देखो, ठीक। तो ये जो चीज़ आ रही है ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम गुजर रहा है, तो क्या मैं इस अक्ष को टाइम बना सकता हूँ। इस अक्ष पे जो दिखाई देता है ना, वो देखो क्या दिखाई देता है, इस अक्ष पे कोई दूसरी चीज़ दिखाई देती है, इस अक्ष पे दिखाई देता है ए कॉस थीटा, ऐसे, पक्का ए कॉस थीटा दिखाई देता है, क्योंकि देखो इस त्रिभुज में ये लंब की लंबाई है, ये आधार है, ठीक। अब मैं लिख दूं यहाँ पे, इसके नाम लिख दूं मैं, यहाँ लिख दूं मैं ओ, यहाँ लिख दूं मैं टी, यहाँ लिख दूं मैं पी, ठीक। तो इधर जो दिखाई देगा लंब पे वह क्या है, एक्स है, यानी ये है पी टी जो कि एक्स दिखाई देता है, ठीक। और आधार पे क्या, आधार पे कौन है, ओ टी, ये क्या दिखाई देता है, ये दिखाई देता है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्यों आया, ठीक, लगा देंगे। अब कॉस थीटा लगा के देख लेते हैं छोटा सा, क्योंकि ये बड़ी प्यार की और बड़ी बढ़िया चीज़ है, बहुत सारी समस्याएं हटती हैं इससे हमारी, ओ टी बटे ए, क्योंकि ये क्या है, ये कर्ण की लंबाई देखो ए है, ये अधिकतम विस्थापन यानी आयाम है, और ओ टी देखो, ओ टी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर वृत्त पर जो दिखाया गया है वह एक निरूपण का बस एक चित्र है, जिसपे कण वण कहीं दिखाई नहीं देता ना, इस पे कोई समय दिखाई दे रहा है, हम बस यहाँ दिखा रहे हैं थीटा, ठीक। और क्या दिखा रहे हैं कि साहब ये थीटा जो है ओमेगा टी है, ठीक। अब ये ऐसे चलेगा, मान लीजिए देख कुछ देर के बाद ये मान लीजिए यहाँ आ जाता है, ये यहाँ पहुँच जाता है, तो देखिए पूरा कोण घूम जाता है। अब मान लीजिए यहाँ से ये चीज़, ये बिंदु P जो है चल रहा है, इधर को चल रहा है, यहाँ पे आ जाता है, मान लीजिए ऐसे यहाँ पे बना देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे बना देते हैं, ऐसे ऐसे ये आयाम जो है समय के साथ ये कोण घूम रहा है, समय के साथ क्या हो रहा है, कोणीय विस्थापन, ऐसे, ठीक। तो ये ऐसे कोणीय विस्थापन होता है, ठीक। कंफ्यूज ना करें, ना हो, कण नहीं है यहाँ पे, कण से कोई मतलब नहीं है, कोणीय विस्थापन का निरूपण है, कोणीय गति का निरूपण है, बस, और कुछ नहीं है। कण यहाँ है, सरल रेखीय गति अगर पश गति में है, उसी कण का बस एक कोणीय गति का, या उस कण के अंदर जो विस्थापन हो रहा है वो कोणीय के रूप में हो रहा है, साइन थीटा आया है, तो बस ये उसका निरूपण है और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो दैट इज देख लिया कि कैसे इसको वृत्त पे दिखा देते हैं, दैट इज नथिंग। ये चीज़ अगर नहीं पढ़ते हैं, अगर हम ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बस एक निरूपण है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर बताइए।